बढ़िया हो? और लाइव वाले बच्चों को भी। आपका आज एडमिशन हुआ है क्या? क्या नाम है आपका? चेस्टा। अच्छा, और आप मतलब 12th कंप्लीट करके आए हुए हैं, ग्रेजुएशन में हो? रिजल्ट आ गया या पेंडिंग? गुड मॉर्निंग सभी को, लाइव वाले बच्चों को भी। चलिए, तो कल हमने क्या पढ़ा था? हमने कल ये पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स का डिवाइडेशन आपकी दो ही ब्रांच में क्यों हुआ है, माइक्रो एंड मैक्रो में। ठीक है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा और मैंने सिर्फ आपको बताया है ताकि आपको इकोनॉमिक्स का ओरिजिन समझ में आ जाए। आज हम पढ़ेंगे कि हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी है। तो उससे पहले आप में से कोई जवाब देना चाहेगा कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी है? जिनको पता है, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है वो मत बताना, उसके अलावा। हाँ, ऐसे ही बच्चे जवाब देते कि हमारा सब्जेक्ट है, हमें तो फाउंडेशन क्लियर करना है, इसलिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी है। एक आंसर तो ये होगा। इसके अलावा कोई और आंसर है आपका कि इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी है? सभी को गुड मॉर्निंग। क्योंकि यहीं से हमारा जो पहला लॉ होता है, लॉ ऑफ डिमांड या थ्योरी ऑफ डिमांड, जिनको पता होगा, वो हमारा निकल के आता है। निखिल, निखिल आप बताइए। वेरी गुड, ठीक है, सही बताया आपने। अब हम स्टार्ट करते हैं। वाई वी स्टडी इकोनॉमिक्स। तो देखिए, पहले हम एक पर्सन का एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी है। ठीक है, पर्सन या ये कोई स्टूडेंट, कुछ भी मान सकते हैं आप, स्टूडेंट ही है। इसका नाम रख देते हैं मिस्टर ए। मिस्टर ए ने क्या किया है, अभी अभी जो 12th में वो 12th मान ले, जो ग्रेजुएशन करके आया वो ग्रेजुएशन मान ले। ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होंगे। उसमें क्या हुआ, इन्होंने भी सीए में करने का सोचा। ठीक है, आपने भी सोचा होगा, जैसे जैसे आप तो बहुत जल्दी आ गए 12th के एग्जाम देके। 12th के एग्जाम कब खत्म हुए थे? 27 मार्च को। हाँ, मतलब बीच में आपको 15-20 दिन मिले ना आराम से। तो आपने भी उस 15-20 दिन में बहुत सारे प्लान्स बनाए होंगे, क्योंकि 12th के एग्जाम खत्म होते हैं ऐसा एक तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा बर्डन उतर गया है। ठीक है, बहुत कम, मतलब फर्स्ट से लेकर 12th तक जब आते हैं, 12th ही सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। वो तो अलग बात है कि हर लेवल पे हर एग्जाम लगता है, लेकिन 12th का तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। उसके बाद जब आपने प्रोफेशनल कोर्स का सोचा होगा, उसके आपको ये भी पता है कि प्रोफेशनल कोर्स में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो उसके बीच में जो पीरियड बचता है ना, आप उसमें बहुत एंजॉयमेंट करने का सोचते हो। आप लोगों ने भी सोचा होगा, तो ऐसा इन्होंने भी सोचा। तो इन्होंने क्या किया, जैसे आप लोग बनाते हो वैसे इन्होंने भी बनाई अपनी एक डिज़ायर लिस्ट। जैसे दोस्तों के साथ घूमना है, नए कपड़े लाने हैं, मूवी देखनी है, सब इन्होंने भी डिसाइड किया। तो इन्होंने अपनी एक डिज़ायर की लिस्ट बनाई जो 15-20 दिन में पूरी करनी है, बिल्कुल आपकी तरह। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने अपनी डिज़ायर लिस्ट में लिखा कि मुझे मूवी देखने जाना है। अभी कोई न्यू मूवी आई हुई है मार्केट में, या आप अवेयर नहीं हो? मुझे भी नहीं पता, मैं भी अवेयर नहीं हूँ। लाइव वाले बच्चे बताइए, कोई न्यू मूवी आई है मार्केट में? अच्छा, आपने किसी ने भी 15-20 दिन जो बीच में टाइम आया था, हमें न्यू मूवी का प्लान नहीं बनाया था क्या? तो आप अपनी लिस्ट बताओ ना। इनको चलो छोड़ो, आप बताओ आप लोगों को क्या क्या प्लान्स थे, वही लिखेंगे। अब वो भी नहीं बता रहे हो, बताओ। हाँ, तो इसको अपन बोल सकते हैं, एक तो आपने ट्रिप प्लान की होगी। ठीक है, इसको नाइट आउट, कोई नाइट आउट करता है तो नाइट आउट लिख दिया। और किसी को शॉपिंग करना पसंद है, कपड़े खरीदना पसंद है, तो शॉपिंग के लिए जाएगा या ड्रेस खरीदने जाएगा। और क्या क्या सोचते हो आप? बुक्स पढ़ना पसंद है किसी को? कॉमिक बुक, नॉवल, लिटरेचर? नहीं है, इनको पढ़ना पसंद था, क्योंकि आपके भरोसे बनाओगे लिस्ट ही नहीं बन रही मेरी। इनको कॉमिक बुक पढ़ना पसंद था। और क्या होता है? फोन का रिचार्ज करवाते हो आप लोग? उसके लिए तो पैसे चाहिए होते हैं ना। ये इनका डिजायर नहीं था, मजबूरी थी कि फोन का रिचार्ज करवाना पड़ रहा है। और क्या क्या होता है? लाइव वाले बच्चे बताएंगे और आपकी डिजायर लिस्ट में क्या होता है? मैदान मतलब क्या? अच्छा,
अच्छा अभी मैदान मूवी आई है, हाँ तो यहाँ मूवी भी लिख देते चलो। एनिमल मूवी देखी है क्या किसी ने आप में से? बहुत शानदार मूवी है। एनिमल जैसी मूवी सोसाइटी में नहीं बननी चाहिए, ठीक है। चलो इतनी डिजायर लिखते हो कि आपकी कुछ डिजायर ही नहीं है। अगर मैं आपके पर्सपेक्टिव से इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी फिर नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता, सबकी डिजायर होती है, आप लोग बोल नहीं पाते सबके सामने, ठीक है। ऐसे इनकी भी एक डिजायर लिस्ट थी। इसके लिए क्या चाहिए आपको? पैसे चाहिए। अभी आप पैसे मांगने कहाँ जाओगे? मम्मी या पापा के पास। तो मिस्टर ए भी गए, पापा के पास नहीं गए, मम्मी के पास गए, क्योंकि इन्होंने क्या सोचा, मम्मी को इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ, पापा को इन्फ्लुएंस कर नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो ये मम्मी के पास गए। मम्मी ने इनकी लिस्ट देखी, लिस्ट देखा और अपने बच्चे की तरफ देखा और बोला ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास। फिर भी क्या बोल दिया, चलो 1000 रुपये रख लो। अब जैसे इन्होंने 1000 रुपये देखा और अपनी लिस्ट देखा, इनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये क्या हो गया, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। मैंने सोचा मम्मी के पास जाऊंगा, पैसे मिलेंगे, और यहाँ पे तो सब कुछ उल्टा हो गया। तो अब जैसा आप लोग करते हो ये मिस्टर ए भी करेंगे। अब ना तो कोई मैनिपुलेट हो रहा है, ना मम्मी से ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। मम्मी ने साफ साफ बोल दिया 1000 रुपये चाहिए तो ले जाओ, नहीं तो ये वाले भी वापस दे जाओ। तो मम्मी से बहस करने का कोई तर्क बचा नहीं, इन्होंने 1000 रुपये रख लिए। अब इन्होंने क्या किया देखो, इन्होंने सोचा कि 1000 रुपये है और मेरी ये लिस्ट है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, अपनी जो भी वॉन्ट्स है उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करूँ कि कौन सी वॉन्ट्स को तो मैं पूरा कर लूँ और कौन सी वॉन्ट्स को छोड़ दूँ। ये सबका अपना सब्जेक्टिव मैटर होता है, ठीक है। मिस्टर ए का सब्जेक्टिव होगा, आपकी प्रायोरिटीज अलग होती तो आप उस अकॉर्डिंग प्रायोरिटी डिसाइड करोगे, इनकी अलग है उस अकॉर्डिंग करेंगे, मेरी अलग है मैं उस अकॉर्डिंग करूँगी। बस आपको करनी क्या है, डिसीजन मेकिंग करनी है। और डिसीजन मेकिंग किस लिए करनी है, क्योंकि आपको प्रायोरिटीज डिसाइड करनी है। किस लिए करनी है, क्योंकि आपके पास रुपए कितने हैं, 1000 रुपये। तो देखो सबसे पहले तो ये पूरी करेंगे, कौन सी करेंगे बताओ। यहाँ पर सबका जवाब एक ही होना चाहिए, उसके बाद हम सब्जेक्टिव पे जाएंगे। आपके सामने 5 डिजायर है, 1000 रुपये। सबसे इंपॉर्टेंट क्या लग रही है, रिचार्ज लग रही है सभी को, किसी को और कुछ लग रहा है? अभी तो ये कितने का आता है रिचार्ज, आ जाता है क्या? 250, 300 रुपये लिख देते हैं। मुझे लगा 400 रुपये का तो आता है, चलो 250 लिख देते हैं, ठीक है। 250 रुपये का रिचार्ज करवा दिया, कितने रुपए बच गए? 750, 750 रुपये बचे। उसके बाद समझ लीजिए इनको है ट्रिप पे जाना है। ट्रिप पे अकेले तो जाएंगे नहीं, एक दो दोस्तों को लेके जाएंगे। और दोस्त कैसे होते हैं, अगर आपको किसी को लेके जाना है तो बोलता पैसे तो दे देना मैं चल लूंगा, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है। देख, और आप भी क्या करते हो कभी कभी कि अकेले जाने से अच्छा इसके पैसे मैं ही भर दूँ, उसको लेके साथ चल जाते हो। तो यहाँ पे भी इन्होंने क्या किया, मिस्टर ए ने, दोस्त के पास पैसे नहीं थे लेके चले गए और 750 रुपये बचे। अभी जयपुर में ही घूमे, ठीक है, इतने रुपए इनके पास, समझ लीजिए इनके खर्च हो गए 500 रुपये। 750 रुपये गए, अब कितने रुपए बचे? 250 रुपये और बचे। 250 रुपये में क्या हो सकता है, इसमें से 2 जने मूवी देखने के लिए जा सकते हो आप लोग? नहीं जाते हो? कोई चाहिए साथ में तो मूवी वाला कैंसिल कर दो। 250 रुपये में तो एक ही जने की मूवी टिकट हो पाएगी। हाँ, कॉमिक बुक खरीदवा देते हैं। 250 रुपये में इन्होंने खरीद ली कॉमिक। तो यहाँ पे इनके पैसे हो गए पूरे खत्म। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सी डिजायर पूरी नहीं हो पाई है। ना तो ये ड्रेस खरीद पाए और ना ही मूवी देख पाए। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अपनी जो भी लिस्ट थी, इनकी जो डिजायर्स थे उनके अकॉर्डिंग क्या किया, अपने रिसोर्सेज का अलोकेशन किया। हम इकोनॉमिक्स भी इसीलिए पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? हमारे जो भी डिजायर या वांट्स होते हैं वो होते हैं अनलिमिटेड। क्योंकि देखिए अभी तो आपके पास पैसे नहीं है, जब आपको सैलरी मिलने लग जाएगी ना कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो वो सैलरी भी कुछ लोगों को कम पड़ जाती है। क्योंकि जैसे आपके पैसे दिखते हैं आपके डिजायर क्या हो जाते हैं, और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे डिजायर और वांट्स क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। लेकिन इनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज होते हैं, वो क्या होते हैं, लिमिटेड। यहाँ पे हमारा रिसोर्स क्या था अभी एग्जाम्पल में, मनी। ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करनी होती है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मतलब हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी होती है। किस वे में, टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। हमें अपने रिसोर्सेज का अलोकेशन उस वे में करना होता है कि हमारे जो भी वांट्स थे उनको हम पूरा करें तो हमें क्या मिले,
मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। इस अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए मिस्टर ए ने पता ही नहीं लगा इन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी या नहीं पढ़ी, फिर भी इन्होंने तो डिसीजन मेकिंग कर ली, फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? कोई भी बता सकता है जिसको आंसर पता हो। यहाँ मिस्टर ए को पता लग रहा है ये तो आपकी मम्मी भी कर लेती, मेरी मम्मी भी कर लेती, मेरी मम्मी ने तो इकोनॉमिक्स पढ़ी ही नहीं है, आपके पेरेंट्स में भी हो सकता है किसी ने नहीं पढ़ी हो, तो डिसीजन मेकिंग में ये क्यों पढ़ना है कि एलोकेशन कैसे करना है? देखिए ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हम जो बात कर रहे थे इंडिविजुअल की बात कर रहे थे, एक पर्सन की बात कर रहे थे। एक पर्सन की वांट्स आपको पता है, एक पर्सन के रिसोर्सेज भी आपको पता है, 1,000 रुपए। तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करने में कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लग रहा है, आपको खुद का सेटिस्फेक्शन लेवल देखना है कि मुझे कितना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग मैंने डिसीजन मेकिंग कर ली। लेकिन जब आप आगे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे, जब आप बिजनेस में जाओगे, या अगर आप कंट्री के पर्सपेक्टिव में देखो, तो यहाँ पे जब डिसीजन मेकिंग करनी होती ना, तो आपको बहुत सारे लोगों की वांट्स को ध्यान में रखना होता है और आपको पूरे कंपनी के रिसोर्सेज को ध्यान में रखना होता है। उन कंपनी के रिसोर्सेज, उन लोगों के वांट्स के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन मेकिंग करनी है ना, तो वहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन से पर्सन के लिए कौन सा रिसोर्सेज अलोकेट करना है। इसलिए जब कॉम्प्लेक्स डिसीजन हो जाते हैं, इंडिविजुअल से लेकर हम ऊपर हायर लेवल पे जाते हैं, तो डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। वहाँ पे जाने के लिए आपको जो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल लॉज है वो पता होना चाहिए, ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग क्या हो, बेस्ट वे में हो। दूसरा एग्जांपल आप कंट्री के पर्सपेक्टिव में देखोगे, कंट्री में अगर आपको पॉलिसीज बनानी है तो आपको पता होना चाहिए हमारी कंट्री के पास रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है। तो यहाँ पे कौन से रिसोर्सेज की बात हो रही है, आप लोग बताइए। अगर मुझे अपने कंट्री के पर्सपेक्टिव में समझ लो, मैं ब्यूरोक्रेसी में हूँ। ब्यूरोक्रेसी मतलब जो आपके IAS IPS IFS ऑफिसर होते हैं, वही क्या करते हैं, आपके पॉलिसीज बनाते हैं, इम्प्लीमेंट। पॉलिसीज वो नहीं बनाते, पॉलिसीज तो गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन इन लोगों से एडवाइस लेके बनाती है, इम्प्लीमेंट यही लोग करते हैं। उन्होंने पॉलिसीज बनाई होगी तो उन्होंने रिसोर्सेज का ध्यान रखा होगा। तो यहाँ पे कौन से रिसोर्सेज की बात हो रही है, आप लोग बताइए। फाइनेंशियल, हाँ फाइनेंस तो हर कंट्री के पास, मतलब मनी तो लिमिटेड ही होती है, रिसोर्सेज जो हमारे होते हैं लिमिटेड। एक आपने बोला फाइनेंशियल या फिनेंस मान लेते हैं हम इसको, फिनेंस इसका मतलब। और बताइए कौन से रिसोर्सेज है जो लिमिटेड होते हैं और आप ही ने बोला उसके अल्टरनेटिव यूजेज अवेलेबल होते हैं, इसलिए हमें डिसीजन मेकिंग करनी है। बताइए, लाइव वाले बच्चे ही बताएंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज, किसने लैंड बोला, गुड, एक तो यहाँ पे लैंड आएगा, वेरी गुड। एंटरप्रेन्योर कैसे लिमिटेड हो सकते हैं बताओ। अभी तो यहाँ तक देखते हैं, मनी अपने आप में क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब कोई ये भी बोल सकता है कि सेंटर RBI के पास पावर है क्योंकि जितने प्रिंट चाहे नोट प्रिंट, जितनी करेंसी चाहे नोट प्रिंट कर ले, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, उसके लिए कंडीशन रखी जाती है कि आपके पास अगर इतने रिजर्व है तभी आप नोट प्रिंट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर एक्सेस प्रिंट हो जाता है तो क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है मार्केट में। इसलिए कोई भी कंट्री अपने मार्केट में इन्फ्लेशन बेवजह इंक्रीज होने नहीं देना चाहिए। इसलिए फाइनेंस या मनी किसी भी कंट्री के पास क्या होती है, लिमिटेड होती है। हमारे पास पावर नहीं होती कि हम कितनी भी अनकंट्रोल्ड क्वांटिटी में करेंसी को प्रिंट कर ले। ये तो हो गया हमारा लिमिटेड। लैंड आपको बताए, लैंड किसी भी कंट्री को, किसी भी स्टेट को या किसी भी डिस्ट्रिक्ट को जो नेचर से मिली है उतनी रहेगी, आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। दूसरा लेबर, लेबर भी मार्केट में जितनी अवेलेबल है उतनी ही रहेगी। लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें लेबर, तो क्या लिमिटेड रिसोर्सेज है, नहीं है। देखिए लेबर में आपके दोनों आते हैं, फिजिकल और जो मेंटल वर्क करते हैं। यहाँ पे देखो इंडिया में फिजिकल तो बहुत है आपको, लेकिन जो मेंटल लेबर होती है, जो अपना दिमाग चला के काम करती है, वो बहुत कम है। भले हम प्रोफेशनल कोर्सेज की बात कर लें, जो CA CS CM है वो भी हमारी कंट्री में कम है, इंजीनियर्स भी कम है, डॉक्टर्स भी नहीं, इंजीनियर तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, डॉक्टर्स भी क्या है, बहुत कम है। तो यहाँ पे जो मेंटल लेवल पे जाके जो मेंटल वर्क करते हैं वो भी क्या है, कम है। ये किसी भी कंट्री के पास कम होते हैं। कैपिटल किसी भी कंट्री के पास क्या होती है, कम ही होती है। एंटरप्रेन्योर कैसे कम होते हैं, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो पर्सन जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज रखता है। किसी भी सोसाइटी में कुछ ही लोग होते हैं जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज रखते हैं, अदरवाइज हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बनता है।
हर कोई अपनी जॉब छोड़ के कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। बहुत लोग सोचते हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में कि मैं जॉब छोड़ दूँ, कुछ और स्टार्ट कर लूँ, लेकिन रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी तब तक नहीं होगी जब तक आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। इसलिए जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज होती है वो भी कुछ ही लोगों के पास होती है, इसलिए ये भी क्या होता है, आपका लिमिटेड फैक्टर होता है। तो हमारी कंट्री में ये सारे लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं। इन लिमिटेड फैक्टर्स के बेसिस पे अगर किसी कंट्री को या किसी ब्यूरोक्रेट्स को या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर को पॉलिसीज बनानी होती है तो उसके लिए क्या है, उसे इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल लॉस पता होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लैंड का एग्जांपल लेती हूँ। लैंड अपने आप में क्या है, एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। ये है आपका कोई लैंड, किसी गांव के अंदर है समझ लीजिए। आप बताइए इस लैंड के क्या क्या यूजेज है। कल्टीवेशन मतलब फार्मिंग के लिए दे सकते हो, और आपने क्या बोला, रेंट पे दे दे, हाँ दे सकते, रेंट पे दे दी। और किसी ने क्या बोला था यहाँ से, हाँ प्रॉपर्टी डेवलप कर दो या कोई बिल्डर को दे दो। और गांव में स्कूल भी बन सकता है, हॉस्पिटल भी बन सकता है, और एक बन सकता है नेशनल हाईवे भी बन सकता है। अब आप लोग बताओ, अगर मेरी इतनी सारी रिक्वायरमेंट है, ये डिसाइड कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे जाके बात करें। मेरी इतनी सारी रिक्वायरमेंट है, अगर इन सब पर्पस के लिए मुझे लैंड अवेलेबल होती, मुझे कल्टीवेशन करना है, फार्मिंग करना है, एक लैंड मेरे पास अवेलेबल है, रेंट पे देने के लिए भी एक लैंड अवेलेबल है, प्रॉपर्टी बिल्डर को देने के लिए भी एक लैंड अवेलेबल है, स्कूल हॉस्पिटल सबके लिए लैंड अवेलेबल है। तो क्या मुझे डिसीजन मेकिंग करनी पड़ रही है, नहीं करनी पड़ रही। जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, रिसोर्सेज को अलोकेट कर दूंगी। तो यहाँ पर कोई डिसीजन मेकिंग करनी नहीं थी। अगर डिसीजन मेकिंग का आपका कंसेप्ट ही नहीं आता, रिसोर्सेज एलोकेशन का कंसेप्ट ही नहीं आता, तो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते ही नहीं। किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि लैंड तो है एक अवेलेबल, उसके यूजेस है इतने सारे अवेलेबल। अब मुझे या सेंट्रल गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेट्स को क्या करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है। और डिसीजन मेकिंग किस बेसिस पे करेंगे कि इस जो लैंड गांव में अवेलेबल है, रूरल एरिया में अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा फायदा कौन से पर्पस के लिए यूज करने पे होगा। क्या मैं इसको कल्टीवेशन के लिए या फार्मिंग के लिए दे दूँ। अगर उस गांव में जो प्रोडक्शन लेवल होता है वीट, सेरस या राइस का प्रोडक्शन लेवल कम होगा तो फार्मर्स को दे देगी। अगर रेंट पे दे, या रेंट का चलो छोड़ दो, रेंट का कोई एक लॉजिक बन नहीं रहा है। अगर गवर्नमेंट को इनकम की नीड है तो वो रेंट पे दे देगी, लेकिन एज सच यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ये नहीं हो रहा। अगर किसी बिल्डर ने बोला है कि आप मुझे कितने भी प्राइस में दे दीजिए, मैं तो यहाँ पे क्या बोलूँगा, बिल्डिंग बनाऊंगा, बिजनेस करूंगा, तो बिल्डर को दे सकती है, स्कूल बना सकती है, हॉस्पिटल बना सकती है, और नेशनल हाईवे इसलिए बना सकती है क्योंकि कभी कभी अभी जो करंटली जो फेस चल रहा है गवर्नमेंट का, उनका यही मोटिव है कि जो भी हमारे यहाँ के रूरल एरिया है वो कहाँ से कनेक्ट हो, अर्बन एरिया से कनेक्ट हो, ताकि लोग माइग्रेशन ना करें रूरल एरिया से अर्बन एरिया के अंदर। तो इस गांव का जो सबसे बेस्ट डेवलपमेंट होगा वो नेशनल हाईवे बनाने पे होगा। तो गवर्नमेंट को ये सारे पर्पस जरूरी लग रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट सुटेबल पर्पस होगा लैंड उसी के लिए एलोकेट होगी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या करनी है, डिसीजन मेकिंग करनी है। वो डिसीजन मेकिंग करने के लिए क्या पता होना चाहिए, आपको उस पूरे गांव के डेमोग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, उसके रिसोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ पे लोग किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है आप उसको नेशनल हाईवे से कनेक्ट करने की सोच रहे हो, लेकिन वहाँ पे स्कूल तो एक भी अवेलेबल नहीं है, क्या ही कर लोगे नेशनल हाईवे से कनेक्ट करके। बच्चे इतनी दूर शहरों में थोड़ी ना आएंगे पढ़ने, वहीं जाएंगे। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करनी है। तो इसलिए एक लैंड को समझ लीजिए यहाँ दे दिया स्कूल बनाने। किस वजह से दिया, क्योंकि इस स्कूल की वजह से इस लैंड का क्या हो रहा है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है और लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट रिसीव हो रहा है। ये कब हुआ, मैंने तो आपको ऐसे ही बता दिया कि सबसे ज़्यादा स्कूल की जरूरत होगी, क्योंकि मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ली है। जब ग्राउंड लेवल पे जाते हो तो ऐसे नहीं होता है, आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ती है। इस रिसर्च के लिए जरूरी है कि आपको क्या पता हो, इकोनॉमिक्स पता हो। तो इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि किसी भी कंट्री के पास या किसी भी सोसाइटी के पास, किसी भी पर्सन के पास, किसी भी लेवल पे बात करो, उसके डिजायर और वांट्स तो क्या होते हैं, अनलिमिटेड। उसको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड। तो हमें लिमिटेड रिसोर्सेज का एलोकेशन इस वे में करना होता है कि किसी भी पर्सन को, सोसाइटी को, कंट्री को, बिजनेस को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। इस डिसीजन मेकिंग को करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। क्लियर है सभी को। जैसे यहाँ पे अपन कोल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोल क्या होता है अपने आप में, लिमिटेड रिसोर्सेज होता है ना।
जो भी चीज़ आपको नेचर से मिली है, जिसको आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, वो सारे क्या है आपके नेचुरल फैक्टर है, और सारे नेचुरल फैक्टर आपके लिमिटेड रिसोर्सेज है। कोल भी अपने आप में क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है। कोल के क्या क्या यूज होते हैं, और क्या होता है, रेलवे में अभी भी काम आता है क्या, अब कहाँ आता है अभी नहीं चलती, ठीक है, बहुत पुरानी बात हो चुकी है जब कोल से रेलवे चल रहा था, और अभी तो इंजन आ गया है। आप देखिए जो आपकी कोल होता है ना, उसकी जो राख होती है उसको ऐश बोलते हैं, उससे क्या बनती है, ईंट भी बनती है, उसको ब्रिक्स बोलते हैं। और मुझे भी कोल के कोई ज़्यादा यूजेस याद नहीं आ रहे, किसी को आ रहे हैं तो बताओ, कोल और क्या काम आता है इलेक्ट्रिसिटी के अलावा। लाइव वाले बच्चे बताओ कोल के क्या क्या यूजेस है। नहीं आ रहा किसी को भी याद, लाइव वाले बच्चे बताओ, सर्च कर लो तो कोई गूगल पे एक जना को यूजेस ऑफ, इनको कहना को करने दो, यूजेस ऑफ कोल। इन हाउस में कैसे, जैसे ये माइंस में भी बहुत यूज होता है, क्योंकि हमारी कंपनी में हिंदुस्तान सिक में, हाँ सीमेंट वाला मुझे याद नहीं आ रहा, किसमें, कार्बन फाइबर, चलो ठीक है अब बहुत होगा। ठीक है, तो कोल के इतने सारे यूजेस अवेलेबल है, सीमेंट भी बना सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, ब्रिक्स और माइनिंग में भी यूज होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जो आपका जो भी प्रोडक्ट निकलता है केमिकल, उसको बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, उसको अलॉय बोलते हैं। इसके अलावा कार्बन फाइबर में भी होता है। कोल अपने आप में लिमिटेड रिसोर्सेज है। अब जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, उसको डिसाइड करना है कि इस कोल का अलोकेशन किस एरिया में हो कि लोगों को क्या मिले, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। जनरली हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ किस लिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करनी है, हर नेचुरल रिसोर्सेज को लेके आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। ऐसा आप अपने टाइम के साथ भी करते हो, हर किसी के पास 24 आवर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, आपकी जो डिज़ायर्स लिस्ट होती है, वांट लिस्ट होती है, वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। तो आप क्या करते हो, प्रायोरिटीज डिसाइड करते हो खुद की कि कौन सा काम मुझे पूरा कर लेना है और कौन से काम को छोड़ देना है। फिर आप कौन सा काम पहले करते हो, पढ़ाई वाला। ठीक है, दोस्तों से मिलना या घूमने जाना, उसको आप बाद में रख देते हो। तो यहाँ पे भी आप डिसीजन मेकिंग करते हो। तो डिसीजन मेकिंग तो आपकी हर एरिया में होती है। उससे डिसीजन मेकिंग को हमें बेस्ट वे में करना है तो हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अब देखिए हमारा जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे, अब हम हमारी स्टडी स्टार्ट करेंगे, वो पढ़ेंगे हम थ्योरी ऑफ डिमांड। ये वाला आप नोट कर लेना, डिसीजन मेकिंग वाला। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड। अब मेरा क्वेश्चन आपसे फिर है, हमने जो इकोनॉमिक्स स्टार्ट की वो कहाँ से की, डिजायर लेवल से। ये रहा इकोनॉमिक्स स्टार्ट कहाँ से हुई, जब से हमने डिजायर करना स्टार्ट कर दिया। और पहला टॉपिक हमारा क्या आता है, थ्योरी ऑफ डिमांड। तो क्या डिजायर ही डिमांड होती है, देखने में तो एक जैसा लग रहा है, जो मेरी डिजायर है वो मेरी डिमांड है। इसको यहाँ लिखो, थ्योरी ऑफ डिमांड। हमारा जो ओरिजिनल पॉइंट था, ओरिजिन पॉइंट था, वो था डिजायर से इकोनॉमिक्स पढ़ने का। लेकिन पहला टॉपिक हमारा आता है डिमांड का। तो अगर मैं इसको थ्योरी ऑफ डिजायर लिख दूं तो क्या दोनों सेम ही होंगे, इसको यहाँ पे दोनों को इंटरचेंज कर दूं कि नहीं होंगे, बताइए क्यों। और दूसरी विलिंगनेस, गुड। देखिए डिजायर आपका डिमांड के इक्वल नहीं होता है। पहली बात तो ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था कि आपका इकोनॉमिक्स में कोई भी कंसेप्ट तभी आएगा जब वहाँ पे या तो वो अर्निंग ऑफ मनी से रिलेटेड है या स्पेंडिंग ऑफ मनी से रिलेटेड है। क्या डिजायर में आपको कोई स्पेंडिंग ऑफ मनी हो गया था? अगर ऐसा होता होता तो हम डिजायर ही नहीं करते। ठीक है, कोई भी पर्सन सोचता है डायमंड खरीदना है, उसके अकाउंट से पैसे चले गए डिजायर करते, तो लोग डिजायर भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो डिजायर इज नॉट इक्वल टू डिमांड। डिजायर का डिमांड में कन्वर्ट होने के लिए जरूरी है वहाँ पे क्या हो, मनी का सर्कुलेशन एक्चुअल में हो। तो जैसे डिजायर को डिमांड में कन्वर्ट करना है तो पहला तो है कि आपके पास पैसे भी होने चाहिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए आपके पास। जैसे मैंने कार खरीदने का सोचा या आईफोन खरीदने का सोचा,
तो मैंने कार खरीदना, कार समझ ली 15 लाख की आ रही है कोई हुंडई की, मेरे पास उतने 15 लाख रुपए होने भी चाहिए। पहली कंडीशन ये है। अभी भी क्या ये डिमांड बन गया? अभी मनी का सर्कुलेशन हो गया एक्चुअल में? नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा आएगा हमारा विलिंगनेस टू पे। आपने सोचा मुझे कार खरीदनी है, 15 लाख रुपए मेरे पास रखे भी है, एक्चुअल में अभी भी सर्कुलेशन नहीं हुआ है, तब जब तक आप एक्चुअल में उस कार वालों से कार लेकर उसको 15 लाख रुपए नहीं दे दोगे, मतलब आपने अभी तक आपकी विलिंगनेस नहीं दिखाई है पूरी तरह पे करने की, तब तक वो डिजायर डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगी। कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि, मतलब मैं भी करती हूँ, कभी कभी आप सब भी करते होंगे, आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हो, जैसे आप खरीदने गए आपके पास पैसे भी होते हैं, लेकिन जैसे ही आप देखते हो उस चीज़ को और अपने पैसों को, फिर आप क्या सोचते हो यार इस पर क्यों खर्च करें, इससे बढ़िया कुछ और ही कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पे आपके पास परचेजिंग पावर भी थी, डिज़ायर भी था, लेकिन उसको आपकी विलिंगनेस नहीं थी पे करने की, तो वो डिज़ायर डिमांड में कन्वर्ट नहीं हुआ था। डिज़ायर का डिमांड में कन्वर्ट होने के लिए जरूरी उतने पैसे भी हो और उतने आपने एक्चुअल में पेमेंट भी कर दिया हो, तब तो आपकी डिज़ायर हो जाएगी डिमांड में कन्वर्ट, अदरवाइज आपकी डिमांड कन्वर्ट नहीं होगी। इसलिए आपका जो पहला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर, कौन सा पढ़ेंगे? थ्योरी ऑफ डिमांड, ना कि थ्योरी ऑफ डिजायर, क्योंकि यहाँ पर होता है एक्चुअल में मनी का सर्कुलेशन। इसको ऐड कर लो, यहाँ से एमसीक्यू आता है। कि डिजायर के डिमांड में कन्वर्ट होने के लिए दो बेसिक फैक्टर्स का होना जरूरी है, परचेजिंग पावर, विलिंगनेस टू पे। देखिए सौम्य का है, उन्होंने एक बात लिखी है मैम, पर डिमांड को तो डिजायर एक्सपेंडिचर, जब हम डिमांड की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे क्या पढ़ेंगे? वॉट कंज्यूमर विलिंगनेस टू पे, वहाँ पे वो आएगा, ठीक है। वॉट पीपल वांट टू स्पेंड कहते हैं ना, आपने बिल्कुल सही बोला। देखिए जो डिमांड की डेफिनेशन है वो आपकी बनी है नॉर्मल लेमैन को समझने के लिए, ठीक है। आपकी जो बिल्कुल प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स में काम आती है वो यही वाली आती है, लेकिन हमें डिमांड की कोई डेफिनेशन बनानी थी जिससे बच्चे सब समझ पाए, सब एक्चुअल में समझ पाए कि डिमांड कितनी होती है। वो ऐसा इसलिए हुआ, जैसे मैं एक सेलर हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मुझे मार्केट में एनालिसिस करना है कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में सेल होगा या नहीं होगा, उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ? सर्वे कर रही हूँ। अब मैं सर्वे करने जाऊंगी तो मैं उन लोगों से यही तो पूछूंगी कि आप इस चीज़ को खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते, यही क्वेश्चन होगा। क्या मैं उससे ये भी पूछूंगी आपके पास पैसे भी है कि नहीं है? और पैसे है भी तो क्या मैं सच में लॉन्च करूंगी तो आप उसको खरीद लोगे क्या? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, मतलब बिल्कुल जो हम जब डीप में जाके जब लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ते हैं वहां से आती है। जो डिमांड की डेफिनेशन गिवन होती है वो इसी बेसिस में गिवन होती है कि आपके मार्केट में एक्चुअल में कैसे काम करता है। जैसे अभी हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, चलो मैं अभी नहीं बताऊंगी वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में बताऊंगी क्या कंसेप्ट है। तो यहाँ पे जब हम डिमांड की डेफिनेशन देखेंगे तो वो यही देखेंगे कि मार्केट में एक्चुअल में कंज्यूमर क्या खरीदना चाहता है, उसके बेसिस पे हम डिमांड को देखते हैं। यहाँ पे जब भी आप सर्वे करने जाओगे एज ए सप्लायर तो आप वही पूछते हो उससे कि आप किस चीज़ को खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते। आप उससे कभी ये नहीं पूछोगे कि आपके पास इतने पैसे भी है क्या, या आप उसको इतना अगर पैसे है भी तो आप उसको पेमेंट कर दोगे क्या। इसलिए जो डिमांड की डेफिनेशन देखते हो बिल्कुल नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में देखते हैं, लेकिन जब थ्योरी ऑफ डिमांड पे आएंगे तब एक्चुअल वाली बात पे फिर से आ जाएंगे, ठीक है सौम्य। तो आप सबसे पहले लिखिए थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर हम लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ डिमांड। व्हाट इज डिमांड? एक तो हमने देख ली कि डिजायर के डिमांड में कन्वर्ट होने के लिए दो फैक्टर जरूरी है। दूसरा डिमांड की डेफिनेशन क्या है?
यहाँ पे अब लिखिए एट पर्टिकुलर प्राइस Demand means when consumer shows his willingness to purchase any commodity at particular price for particular time. इसमें दो फैक्टर होना बहुत जरूरी है, वो किसी पर्टिकुलर प्राइस के लिए होनी चाहिए और किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए होनी चाहिए। पर्टिकुलर पीरियड मतलब एक महीना, एक वीक, एक साल, कुछ भी हो सकता है। क्या अभी बताती हूँ, नोट कर लिया आपने? ठीक, सबने नोट कर ली। देखिए अगर मुझे अभी हम आगे जाके देखेंगे डिमांड एनालिसिस पढ़ेंगे। आप एक सेलर हो, आपको डिमांड एनालिसिस करना है, तो आप ऐसे ही बोलते हो ना कि पिछले एक महीने में कितनी डिमांड थी, पिछले एक साल में कितनी डिमांड थी, या आने वाले एक साल में इस कमोडिटी की डिमांड कितनी होगी, आने वाले 2 सालों में कितनी होगी। जब आप डेटा का एनालिसिस भी करते हो स्टैटिक्स में आप पढ़ते हो डेटा एनालिसिस, वहाँ पे जब आप डेटा लेते हो किसी पर्टिकुलर पीरियड का ही मांगते हो ना, पिछले 10 सालों का, पिछले 5 सालों का, इसलिए कोई पर्टिकुलर पीरियड पता होना चाहिए। जैसे अगर मुझे एज ए सेलर या एज ए कंज्यूमर मुझे 2 ईयर के डेटा को या 2 लोगों के डेटा को कंपेयर करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे 5 साल का डेटा लूंगी और दूसरे वालों का भी क्या लूंगी, 5 साल का ही डेटा लूंगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मेरा 5 साल का डेटा और सामने वाला का 1 साल का डेटा है। अगर मुझे डिमांड एनालिसिस भी करना है तो मैं फ्यूचर कि आने वाले ऐसा नहीं देखूंगी 100 साल में कितनी होगी, 200 साल में। कैसा होता है, आने वाले किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए, आने वाले 1 वीक में हो सकता है, 1 मंथ में हो सकता है, 1 साल में हो सकता है, 2 साल में। इसका मतलब कोई ना कोई पीरियड होना चाहिए। अगर कहीं भी कोई पीरियड डिफाइंड नहीं होगा तो आप लो नहीं पढ़ पाओगे। ये सिंपल सी बात है, आपने सीएमए करने का चूज किया तो आपने पूछा होगा ना कितने टाइम में हो जाता है, कितना टाइम हर जगह आपका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि टाइम अपने आप में कौन सा फैक्टर है, लिमिटेड फैक्टर है। इसलिए कोई भी डेटा होगा तो वो किसी लिमिटेड पीरियड का ही होगा, बिना पीरियड मेंशन हुआ तो उसको हम डिमांड नहीं मानेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर प्राइस का मतलब है डिमांड आपको तभी आपकी मानी जाएगी जब आपको उस कमोडिटी की प्राइस भी पता होती है, ठीक है। जैसे मेरे घर पे कोई सर्वे करने वाला आएगा और मुझसे पूछेगा आप आईफोन खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, पहला क्वेश्चन आपका क्या होता है, प्राइस। आप प्राइस तो बताओ, आप प्राइस बताओगे तभी तो मैं बता पाऊंगी कि आप मैं खरीदूंगी या नहीं खरीदूंगी। इसलिए डिमांड के लिए जरूरी है 2 फैक्टर होना जरूरी, एक तो पर्टिकुलर प्राइस भी पता होना चाहिए और डेटा कब का होगा, आपका पर्टिकुलर टाइम। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें लिखिए आप नेक्स्ट टॉपिक, कौन कौन से फैक्टर है जो डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। सबसे पहला फैक्टर तो आप सबको ही पता है, किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस होती है वही डिमांड को क्या करती है, इम्पैक्ट करती है। तो पहला है हमारा प्राइस ऑफ इट्स ऑन गुड्स, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक्स से कौन कौन है क्लास में, अभी आप हो, ठीक है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप बताइए, बहुत इजी है, इतना डरने वाली कोई बात नहीं। किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस ज्यादा हो जाती है, आप कंज्यूमर हो एक, तो उसकी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप एक कंज्यूमर हो, आप मार्केट में कोई चीज खरीदने गए, उसकी प्राइस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ज्यादा होगी या कमी होगी, कम होगी। और किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपको नहीं, प्राइस कम हो गई तो डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप कंज्यूमर हो, आप कोई चीज खरीदने गए मार्केट में, वो बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही थी, तो आप ऐसा नहीं करते, ज्यादा क्वांटिटी खरीद के लिए आते हो, तो डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंक्रीज हो गई ना। तो जो पहला फैक्टर होता है किसी भी कमोडिटी को इम्पैक्ट करता है, वो क्या होता है, उसकी खुद की प्राइस। जैसे ही प्राइस ज़्यादा हो जाती है, लोग क्या करते हैं, उस कमोडिटी को खरीदना कम कर देते हैं। तो प्राइस ज़्यादा होने पर डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरी बात, जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो कुछ लोग उसको खरीदना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो प्राइस ऑफ इट्स ऑन गुड्स के अंदर क्या देखा हमने, प्राइस और उसकी डिमांड में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। इनवर्स मतलब इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट का मतलब होता है जब एक फैक्टर के
चेंज होने पर दूसरे में उसके जस्ट अपोजिट वाला चेंज होता है। तो यहाँ पे दो फैक्टर में कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे लिखिए प्राइस एंड डिमांड फॉर सेम कमोडिटी are inversely related. When price of a commodity increases, people start buying less quantity. When price of a commodity decreases, people start buying more quantity. तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। प्राइस ज़्यादा होगी तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी। नोट कर लिया सबने? ठीक है, जो सेकंड फैक्टर है किसी भी कमोडिटी को डिमांड को इम्पैक्ट करता है वो है हमारा, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। किसी भी गुड्स का जो रिलेटेड गुड्स होगा उसकी प्राइस में चेंज होने पर उसके रिलेटेड गुड्स की डिमांड में कैसे इम्पैक्ट होगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स ऑल्सो चेंज द डिमांड फॉर एनी कमोडिटी। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में हम दो टाइप के गुड्स देखेंगे। कौन कौन से, एक तो देखेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। व्हाट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, लाइव वाले बच्चे बताएंगे, पढ़ के आए हो ना आप सब? कौन बता सकता है सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? न्यू स्टूडेंट। हाँ, जैसे एग्जांपल देके बता दो। हाँ बताइए। हाँ गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है दोज गुड्स विच कैन बी यूज एट ईच अदर प्लेस सब्जेक्ट टू सेम सेटिस्फेक्शन रिसीव। मतलब दोनों गुड्स से आपको सेम सेटिस्फेक्शन रिसीव होता है। जैसे टी और कॉफ़ी, कुछ लोगों को टी और कॉफ़ी सेम लगती है तो कभी वो चाय पी लेते हैं कभी कॉफ़ी पी लेते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन बताएगा? हाँ वेरी गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं दोज गुड्स विच कैन बी यूज टुगेदर ओनली। मतलब दो गुड्स ऐसे गुड्स होंगे जिनका साथ साथ में ही यूज कर सकते हो। आप उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दोगे तो क्या हो जाएंगे, उनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। जैसे कुछ लोग भी बोलते हैं कि हम दो लोग हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, हाँ एक जिस्म दो जान। ठीक है, वैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे पेट्रोल और कार का एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आप कार खरीद के लिए आए तो आपके पास ऑप्शन नहीं कि पेट्रोल खरीदूं या ना खरीदूं, आपको पेट्रोल डलवाना ही डलवाना पड़ेगा। ठीक है, अब पेन खरीद के लिए आए, उसमें इंक नहीं है तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचा कि मैं इंक लाऊं या नहीं लाऊं। आपने पेन खरीदा तो पेन का अपने आप में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, आपको उसमें इंक डलवानी ही डलवानी पड़ेगी। अगर आप प्रिंटर खरीद के लिए आए तो आपको उसके अंदर कार्ट्रिज डलवानी ही डलवानी पड़ेगी। तो ये होते हैं रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स के अंदर हम देखेंगे दो टाइप के गुड्स, एक होते हैं आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स।
पहले ये नोट करेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि ये किसी भी कमोडिटी की डिमांड को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स। एक होंगे हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है दोज गुड्स which can be used at each other place subject to same satisfaction received। जैसे किसी पर्सन को टी और कॉफी दोनों पसंद है तो उसके लिए टी और कॉफी क्या हो गया। दूसरा एग्जांपल बताओ टी और कॉफी के अलावा क्या। कोका कोला एंड पेप्सी। और सोचो क्या क्या हो सकते हैं। लाइव वाले बच्चे भी बताएंगे इनके अलावा। ऑरेंज, आप लोग बताइए एप्पल एंड ऑरेंज सब्स्टिट्यूट गुड्स है क्या। लेकिन उस पर्सन के लिए हो सकते हैं जो उसको दोनों सेम ही लगते हो, ठीक है कि एप्पल भी मुझे तो वैसा ही लगता है, ऑरेंज भी मुझे वैसा ही लगता है, मैं दोनों में से कुछ भी खा सकता हूँ। लेकिन वैसे एप्पल और ऑरेंज आपके सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते। स्लाइस एंड माजा हो सकता है क्योंकि दोनों ही किसकी बनती है, मैंगो की बनती है। फिर तो किसी के लिए पेन और पेंसिल भी हो जाता है, ठीक है, पेन से भी लिख सकता है, पेंसिल से भी लिख सकता है। पेन और पेंसिल उनके लिए क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूट गुड। कुछ गुड सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं लेकिन वो अपना अपना सब्जेक्टिव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम ये तीन ही लिखेंगे, टी कॉफी, कोका कोला पेप्सी एंड स्लाइस एंड माजा। हाँ ये बढ़िया लगा मुझे, मैगी और इप्पी। नहीं आप लोग इप्पी नहीं खाते ना, मैगी खाते हो। अब ये निशा के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है, मैगी और इप्पी। अगर मैगी की प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएंगी तो आप इप्पी खाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट हो सकता है। ये वाला मैं लिख देती हूँ, मुझे अच्छा लगा, जिसको लगे वो लिख सकता है। वैसे देखो एक्चुअल में तो ये भी नहीं होता है टी और कॉफी। आपकी मम्मी को पूछता हूँ, चाय पत्ती बहुत महंगी हो गई, आप कॉफी पीने लग जाओ, आपकी मम्मी आपको डांटेगी तेरे को क्या करना है, मैं तो टी पीऊंगी, ठीक है। ऐसे तो टी और कॉफी भी नहीं होता है, ठीक है। तो मैगी और इप्पी भी वैसे तो नहीं हो सकता, लेकिन हम मान सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी है, सब्जेक्ट टू सेम सेटिस्फेक्शन रिसीव। सब्स्टिट्यूट गुड्स उन्हीं लोगों के लिए सब्स्टिट्यूट होते हैं जिनको दोनों गुड्स क्या लगते हैं, बिल्कुल सेम लगते हैं, कुछ भी पी सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड टुगेदर ओनली। जैसे इसमें आपने एग्जांपल, एक तो कार और पेट्रोल हो गया, टी एंड शुगर, बिना शुगर वाली टी बनती है, बनती तो है, टी एंड शुगर मान सकते हो। और बताइए,
पेन एंड इंक हो गया, प्रिंटर और कार्ट्रिज हो गया, ठीक है। और किसी को कुछ याद आ रहा है लाइव वाले बच्चों में से? बैट बॉल भी लिख सकते हो, गुड, बैट बॉल भी अच्छा है। बैट बॉल की स्पेलिंग सही है क्या? बॉल की स्पेलिंग यही होती है, BOLL, BALL। चलो, तो बैट बॉल हो गया। फिर क्या हो गया, वो आपका जो बैडमिंटन का रैकेट और शटर होता है वो भी क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गए। नहीं, अब आईफोन का अब C टाइप वाला भी आने लगा, उससे नॉर्मल चार्जर से भी चार्ज हो जाता है। हाँ, उससे पहले दोनों कॉम्प्लीमेंट्री थे, आईफोन और उसका चार्जर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स और ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब हमें देखना क्या था, हम देख रहे थे कि कौन कौन से फैक्टर है जो किसी कमोडिटी की डिमांड को इम्पैक्ट करते हैं। उसके बीच में हमने देखा किसी रिलेटेड गुड्स की प्राइस भी क्या होती है, कमोडिटी की डिमांड को इम्पैक्ट करती है। अब हमें देखना क्या है कि टी की प्राइस में चेंज होने पर कॉफी की डिमांड में कितना चेंज होगा, कोको कोला की प्राइस में चेंज होने पर पेप्सी की डिमांड में कितना चेंज होगा, ठीक है। तो आप लोग ही मुझे बताएंगे। रिलेटेड गुड्स में देख रही है, टी हो गया, ये कॉफी हो गया। अगर टी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो इसकी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, टी की प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो इसकी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बताइए। टी की प्राइस इंक्रीज होने पर लोग क्या करेंगे, टी पीना बंद करके कॉफी पीने लग जाएंगे, तो कॉफी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। टी की प्राइस डिक्रीज होने पर जो लोग कॉफी पीते थे वो भी क्या कर देंगे, टी पीना स्टार्ट कर देंगे, तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ हमने क्या देखा, ये भी अपवर्ड था तो ये भी अपवर्ड था, ये डाउनवर्ड है तो ये भी डाउनवर्ड है। यहाँ हमने क्या देखा, दोनों में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट, इसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका MCQ ऐसे ही आता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में एक की प्राइस और दूसरे की डिमांड में कैसा रिलेशन होता है, तो कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। एक की प्राइस इंक्रीज होने पर दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, एक की प्राइस डिक्रीज होने पर दूसरे की डिमांड डिक्रीज हो जाती है। दूसरा केस देखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में ले लेते हैं हम पेट्रोल और पेट्रोल वाली कार, ठीक है। अगर कार बहुत कैटेगरी की आती है, आप लोग बताइए, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होने पर डिमांड की कार पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पेट्रोल की प्राइस डिक्रीज होने पर डिमांड फॉर कार पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर पेट्रोल की प्राइस बहुत, देखिए ये कोई एक्चुअल में इतना काम नहीं करता है लो, ठीक है, आपको प्रैक्टिकल होकर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पेट्रोल की प्राइस अगर 10-15 रुपये बढ़ेगी तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पेट्रोल की प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है तो लोग क्या करेंगे, पेट्रोल वाली कार खरीदना कर देंगे बंद, तो यहाँ पर इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर पेट्रोल की प्राइस बहुत ही ज़्यादा लो हो जाती है तो लोग क्या करेंगे, पेट्रोल वाली कार खरीदना कर देंगे ज़्यादा, तो यहाँ पे इसके ये मैं सिर्फ नोट करवा दूंगी आपको कल सिर्फ समझाने के लिए, तो यहाँ पे डिमांड हो जाएगी ज़्यादा, ठीक है। इसको नोट मत करना अभी, जिसको करना हो कर लेना कि अदरवाइज हम कल पूरा लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में तो हमने क्या देखा, दोनों में है पॉजिटिव रिलेशन और उसमें हमने देखा इनवर्स रिलेशन। तो आपको ध्यान रखना है, MCQ ऐसे ही आता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन होता है, इसको हम नोट करेंगे कल। यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, पेट्रोल कार तो आपके क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर मैं ये एग्जाम्पल दूँ, ये आपकी हो गई पेट्रोल वाली कार और एक हो गई आपकी EV कार, ये अपने आप में क्या हो गए, ये हो गए सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। ये दोनों तो हो गए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये हो गए सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर पेट्रोल वाली कार की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, नहीं प्राइस ज़्यादा हो जाती है, तो लोग क्या करेंगे, EV कार खरीदना स्टार्ट कर देंगे, तो EV कार की डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो वापस सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशन है, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं। हैव ए नाइस डे सभी को, कल मिलते हैं, ओके।